हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रत्याशा मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूँ आर ओ यारो मेंस के लिए हिंदी के पूरे 160 अंकों की तैयारी जो कि 100 नंबर कन्वेंशनल और 60 ऑप्शनल एक ही प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाती है। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्रीय पत्र। लास्ट टाइम हम का जो वीडियो था उसमें हमने शासकीय पत्र पढ़ लिया है, और जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमसे मुखातिब हो रहे हैं, अगर वे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टच कीजिए सब्सक्राइब बटन और हिट कीजिए बेल आइकन, जिससे आप हमारे परिवार से जुड़ जाएंगे और डेली अपलोड होने वाले जितने भी वीडियोस हैं हमारे, उन सब की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट डेमी ऑफिशियल लेटर या अर्ध सरकारी पत्र। तो ये जो अर्ध सरकारी पत्र है, इसका प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। गैर सरकारी व्यक्तियों के पास जो भेजा जाता है तो वो सरकारी पत्र नहीं रह जाता है। इस प्रकार के पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना या किसी विषय की जानकारी या सूचना पाना या किसी विचार विमर्श का आदान प्रदान करना होता है। इसमें किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी खास मामले की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसकी क्रियान्विति में विलंब हो गया हो या अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर समय से नहीं मिला हो। तो अर्थशास्त्रीय पत्र जो होता है वो पत्र भी सरकारी कामकाज के संबंध में ही लिखा जाता है, लेकिन ये उतना फॉर्मल नहीं होता, इसमें उतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं जितनी कि शासकीय पत्र में हमने पढ़ी हैं। तो शासन के दो विभिन्न विभागों के अधिकारी शासकीय कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, सूचना देने और स्पष्टीकरण देने या मांगने या फिर कार्य को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से अर्थशास्त्रीय पत्र को जो है माध्यम बनाते हैं। और लेकिन सच तो यह है कि सरकारी कार्य को निपटाने के लिए अर्थशास्त्रीय पत्र जो है होता है वो एक तरीके का व्यक्तिगत पत्र होता है, या ये भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्रीय पत्र जो होता है वो मौखिक वार्तालाप का स्थानापन्न है। कभी कभी शासकीय पत्र से कार्य शीघ्र निष्पादन में अनावश्यक विलंब होते देखते हैं जब अधिकारी, तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो एक व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं जो कि इसके विलंब को रोका, जिससे कि कार्य के विलंब को रोका जा सके और इस पर जल्दी काम शुरू किया जा सके। अर्थशासकीय पत्र भी सरकारी कामकाज के संबंध में ही लिखा जाता है, पर यह शासकीय पत्र के समान उतना औपचारिक नहीं होता। शासन के दो विभिन्न विभागों के अधिकारी शासकीय कार्य के संबंध में परस्पर जानकारी प्राप्त करने, सूचना देने, स्पष्टीकरण देने या मांगने अथवा कार्य के शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से अर्थशासकीय पत्र का माध्यम प्रयोग में लाते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो अर्थशासकीय पत्र है, यह शासकीय पत्र की भांति ही लिखा जाता है, लेकिन ये उतना फॉर्मल नहीं होता है और ये सरकारी कामकाज के संबंध में ही लिखा जाता है। लेकिन भले ही यह इसका फॉर्मेट व्यक्तिगत पत्र की तरीके से होता है, लेकिन लिखा यह सरकारी कामकाज के उद्देश्य से ही जाता है। आइए देखते हैं इसका लिखित प्रारूप कैसा होता है। तो अर्थशासकीय पत्र की संख्या बाईं ओर मार्जिन से बिल्कुल सटाकर लिखी जाती है। हमने शासकीय पत्र में जो संख्या लिखी थी वह ऊपर लिखी थी, और अर्थशासकीय पत्र में बाईं ओर मार्जिन से बिल्कुल सटाकर लिखी जाती है। ये पत्र संख्या के नीचे कुछ स्थान छोड़कर पत्र लिखने वाले अधिकारी का नाम और उसकी शैक्षिक योग्यता या सरकारी पदनाम लिखा जाता है। तो पत्र संख्या जहाँ पर लिखी जाती है उसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ करके पत्र लिखने वाले अधिकारी का नाम, पत्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषक। मतलब वहाँ पर हम किसका नाम लिखते हैं? प्रेषक का नाम लिखते हैं, उसका सरकारी पदनाम लिखते हैं या शैक्षिक योग्यता लिखी जाती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया है। पत्र संख्या के ठीक सामने दाहिनी ओर मार्जिन से सटाकर कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। तो अगर हम बाईं ओर हम क्या लिखते हैं? पत्र संख्या लिखते हैं, उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ करके हम प्रेषक का नाम लिखते हैं, पद लिखते हैं उसका या विभाग लिखते हैं। फिर क्या करते हैं कि हम ठीक सामने, पत्र संख्या के ठीक सामने दाहिनी ओर, मतलब इस साइड दाहिनी ओर मार्जिन से सटाकर, इधर का जो मार्जिन है हम उससे सटाकर कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। ठीक है,
कि हम किस कार्यालय या विभाग से भेजा गया है उसकी जानकारी दी जाती है। कार्यालय या विभाग के ठीक नीचे स्थान और दिनांक अंकित किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शासकीय पत्र में होता था। तो जैसे शासकीय पत्र में हम क्या करते थे कि जहाँ पर हम कार्यालय और विभाग का नाम लिखते थे उसके ठीक नीचे हम दिनांक और स्थान का नाम का जिक्र किया जाता था, वैसे ही ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम करेंगे कि विभाग के ठीक नीचे हम स्थान कि किस स्थान से भेजा जा रहा है वो स्थान और दिनांक अंकित करेंगे। 5वां पॉइंट है इसका कि दिनांक और स्थान के नीचे विषय का उल्लेख होता है, कभी यह नहीं भी होता है जैसा जरूरी समझा जाए। तो यहाँ पर विषय का उल्लेख करना कोई आवश्यक नहीं है कि आप विषय का उल्लेख करें ही करें। अगर आपको लगता है कि इसमें विषय का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है तो विषय का उल्लेख ना करें। मान लीजिए कि आपको कोई सूचना लेनी है किसी से या किसी संबंध में कोई सूचना प्रेषित करनी है, तब फिर आप वहाँ पर विषय लिख सकते हैं। अगर आपकी उस अधिकारी से उसके पहले उस विषय में बात हो चुकी है या आपने उसको एक रिमाइंडर भी भेजा हुआ है उस कार्य के लिए, तब आपको विषय का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। विषय के बाद संबोधन आता है। शासकीय पत्र से अर्धशासकीय पत्र के संबोधन में खास फर्क होता है। शासकीय महोदय के स्थान पर प्रिय संबोधन प्रयुक्त होता है। तो शासकीय पत्र जो होता है उसमें हम लिखते हैं सेवा में, इसमें सेवा में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से फिर हम पत्र की शुरुआत किससे करते थे, महोदय से करते थे। यहाँ पर हम पत्र की शुरुआत प्रिय से, चूँकि एक फॉर्मल लेटर नहीं है, ये एक इनफॉर्मल एक व्यक्तिगत पत्र के तौर पर इसे लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम महोदय के स्थान पर प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्धशासकीय पत्र का समापन भवदीय के स्थान पर आपका सद्भावी से होता है, ठीक है। जहाँ पर हम नीचे भवदीय लिख करके लिखते थे, जिस प्रेषक का नाम लिखते थे, उसी तरह यहाँ पर हम आपका सद्भावी लिखते हैं और वहाँ पर अपना नाम का जिक्र किया जाता है। संबोधित अधिकारी का नाम प्रेषक के हस्ताक्षर के बाएं और मार्जिन से लगाकर लिखा जाता है। संबंधित अधिकारी का नाम प्रेषक के हस्ताक्षर की बाईं ओर मार्जिन से लगाकर लिखा जाता है। प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे उसका पदनाम नहीं लिखा जाता है। शासकीय पत्र में पदनाम लिखना जरूरी होता है। यहाँ पर मैंने साथ साथ में शासकीय पत्र का जिक्र इसलिए किया है ताकि अगर आपको कंपैरिजन पूछ ले, उन दोनों का अंतर पूछ ले, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के अंतर से संबंधित अगर कोई प्रश्न आवे तो आपको ध्यान रहे कि क्या चीज़ें हमने शासकीय पत्र में की हैं, पढ़ी हैं और क्या चीज़ें हमने अर्धशासकीय पत्र में पढ़ी हैं। तो इसलिए आप इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी जरूर कर लीजिएगा दोनों पढ़ने के बाद से। संबोधित अधिकारी का नाम प्रेषक के हस्ताक्षर के बाईं ओर मार्जिन से लगाकर लिखा जाता है। तो हम जिसको संबोधित, प्रिय से जिसको हम संबोधित कर रहे हैं उसका नाम हम मार्जिन से लगाकर बाईं साइड में लिखते हैं। प्रेषक के हस्ताक्षर के बाईं ओर मार्जिन से लगाकर, इसका मतलब क्या है कि प्रेषक का हस्ताक्षर आपका दाहिनी ओर लिखा जाएगा, मतलब नीचे आपका सद्भावी जो लिखा जाएगा वह नीचे वह दाहिनी तरफ लिखा जाएगा, जहाँ पर कि आप हस्ताक्षर, प्रेषक हस्ताक्षर करता है अपना, यहाँ पर उसको पदनाम नहीं लिखना होता है अपना, जबकि शासकीय पत्र में उसको पदनाम भी लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र का संदर्भ किसी शासकीय पत्र में नहीं दिया जाता। शासकीय पत्र का संदर्भ अशासकीय पत्र में आ सकता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये अर्धशासकीय होना चाहिए जो कि अशासकीय मैंने लिख दिया है। तो अर्धशासकीय पत्र का संदर्भ किसी शासकीय पत्र में नहीं दिया जाता। इसका मतलब यह है कि अगर जब आप कोई शासकीय पत्र अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपने अर्धशासकीय पत्र किनको किनको लिखे हैं, उनमें क्या क्या बातें दी हैं, इसका संदर्भ आपको उसमें नहीं करना होता है, क्योंकि ये अर्धशासकीय पत्र जो होता है ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, ठीक है। भले ही यह सरकारी है लेकिन ये लिखा व्यक्तिगत स्तर पर गया है, इसलिए इसको शासकीय पत्र के अंदर में इसका संदर्भ नहीं दिया जाता है। लेकिन शासकीय पत्र का संदर्भ जो होता है, शासकीय पत्र का जो संदर्भ होता है वो अशासकीय पत्र में, अर्धशासकीय पत्र में किया जा सकता है। मतलब आप शासन से यदि आपके पास कोई आदेश है या यदि शासन की तरफ से आपको कोई सूचना मिली है या सूचना मांगी गई है आपसे, तो उसके संबंध में यदि आप अपने समकक्ष या अपने से छोटे अधिकारी को जब भी आप ये पत्र लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं, तब फिर आप वहाँ पर आप शासकीय पत्र
का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन शासकीय पत्र लिखते समय आपने व्यक्तिगत रूप से किसे पत्र लिखा है, उस पर क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई है, इसका उल्लेख आप अर्धशासकीय पत्र को संदर्भ बना करके नहीं कर सकते हैं। अर्धशासकीय पत्र में संबोधित अधिकारी के नाम के पहले सेवा में लिखने का नियम नहीं है, लेकिन पदनाम अवश्य लिखना चाहिए। तो जो अर्धशासकीय पत्र होता है उसमें संबोधित अधिकारी जिसके के नाम हम लिख रहे हैं या पत्र, उसके नाम के आगे सेवा में नहीं लिखा जाता है, ये मैंने पहले बताया है अभी। और लेकिन पदनाम उसका अवश्य लिख देना चाहिए, लेकिन उसका जो पदनाम है, जो उसकी जो रैंक है वो जरूर लिख देनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका प्रारूप। ये है लिखित प्रारूप। किसी ने कमेंट किया था कि लिखित प्रारूप और प्रारूप का क्या अंतर है। तो यही है लिखित प्रारूप, जब हम किसी प्रारूप को लिख करके उसको पॉइंट वाइज बना करके देते हैं। ये मैंने हालांकि जिक्र किया था वीडियो में, उसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह लिखित प्रारूप है। और जब हम इसको प्रारूप के तौर पे बना देते हैं, ये पत्र के तौर पर बना करके जब प्रारूप इसका हम दर्शाते हैं, तो यह सिर्फ प्रारूप कहा जाता है। आइए देख लेते हैं हम अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो अर्धशासकीय पत्र में क्या कहा गया है कि सबसे पहले पत्र संख्या बाईं ओर मार्जिन से सटाकर लिखी जाती है। तो हमने पत्र संख्या, अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये जो है, ये प्रेषक का नाम लिखना है यहाँ पर, कि आप जिसने भेजा है यह पत्र उसका नाम लिखना है। उसके बाद से उसका पता लिखना है, यहाँ पर स्थान दिनांक लिखना है। ठीक है, उसके बाद से फिर अगर विषय आपको लिखना है तो आप विषय लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो फॉर्मेट है ये वो बताया जा रहा है। विषय का कॉलम आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन जब आप केवल प्रारूप बना रहे हैं, जब आप पत्र लिख रहे हैं तब आप विषय का कॉलम हटा सकते हैं, लेकिन जब आप प्रारूप बना रहे हैं तो उसमें आपको विषय का जिक्र करना ज़रूरी है कि आप विषय उसमें बताएं कि विषय लिखा जा सकता है यहाँ पर। फिर हम संबोधित करते हैं इसमें किस शब्द से, प्रिय से, महोदय के स्थान पर प्रिय से। आगे आपकी जैसा आपका फॉर्मल रिलेशन हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर जिक्र। जब हम इसका भी पूरा दिखाएंगे प्रारूप, तब फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। इसके बाद से फिर हम शुरू करते हैं कि कृपया अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या दिनांक इतने का संदर्भ लें। कि अगर आपने कोई अर्धशासकीय पत्र संख्या किसी ने आपको लिखी है तो उसको उस पत्र का संदर्भ दे देना चाहिए, या फिर आपको अपने पत्र, अगर आपने उन्हें इसके पहले कोई अर्थशास्त्रीय पत्र लिखा है और आप रिमाइंडर के तौर पर आप एक बार फिर से उस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तब फिर आप फिर से उस अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या या दिनांक का, उसी दिनांक का, ये आपको जिस दिन आप भेज रहे हैं उसकी दिनांक नहीं लिखनी है, जिस दिनांक में आपने वो अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या की जो दिनांक है उस दिनांक का जिक्र यहाँ पर किया जाता है, का संदर्भ लें। और इस तरह से करके आप अपना पूरा पत्र लिख सकते हैं। फिर बाएं आपको जो है लिखना है प्राप्तकर्ता का नाम। यहाँ पर ये प्राप्तकर्ता का नाम होगा। प्राप्तकर्ता का नाम लिखना है, उसका पद लिखना है, पता लिखना है, और यहाँ पर आपका सद्भावी ये प्रेषक का नाम होता है जहाँ पर कि आप अ ब स लिखेंगे। जब भी आप प्रारूप बनाएंगे तो यहाँ पर अ ब स लिखेंगे, यहाँ पर आपको कोई नाम नहीं देना होता है। कि चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं एक। ये हो गई हमारी, ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि हमारा अर्धशासकीय पत्र क्या है और उसके लिखित प्रारूप कैसा होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम एक अर्थशास्त्रीय पत्र देख लेते हैं उदाहरण तौर पे। ये अर्थशास्त्रीय पत्र जो लिखा गया है, ये पत्र संख्या 112, पार्थ सारथी शर्मा, IAS, कार्यालय जिलाधिकारी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि यह पत्र भेजा जा रहा है पार्थ सारथी शर्मा के द्वारा। ठीक है, कौशाम्बी से इन्होंने भेजा है, दिनांक 20 दिसंबर 2018 को लिखा है। ये काल्पनिक हैं, ये जो दिनांक है, दिनांक और स्थान ये सभी काल्पनिक हैं, इसमें जो भी हैं वो कुछ इसमें निश्चित या नहीं दिया गया है डेटा। विषय क्या है इनका, कि विषय है माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण। प्रिय शर्मा जी, शर्मा जी इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप कहेंगे कि उनका तो खुद भी नाम शर्मा था। चूँकि यहाँ पर प्रेषक का नाम पार्थ सारथी शर्मा है, तो ये शर्मा जी नहीं है, ये रुद्रनारायण शर्मा वाले शर्मा जी हैं। वो स्वयं को नहीं संबोधित करता है कोई, तो इसलिए इन्होंने जिसको भेजा गया है वो शिक्षा निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के, और इनका नाम है आपका कि श्री रुद्रनारायण शर्मा। तो इनको संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है, प्रिय शर्मा जी, उपर्युक्त विषय पर कई बार हमारे बीच मौखिक वार्ता
हो चुकी है, किंतु माध्यमिक परिषद की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण के सिलसिले में हम कोई सुधार अब भी नहीं कर सके हैं। यह सचमुच दुख का विषय है। ये इस तरीके के जो शब्दावलियाँ हैं कि आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, आपको बताते हुए दुख है, इस दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, यह सचमुच दुख का यह सचमुच दुख का विषय है। इस तरीके की कुछ पंक्तियाँ होती हैं जो कि आप अपने जिस तरीके का आपका विषय है या जैसा आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं उसमें आप उन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिनको कि आपको याद कर लेना चाहिए कि हमें ये चीज़ें हैं जिनको कि मिला कर के आप अपने पत्र को एक अच्छा प्रारूप अपने पत्र का दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए बहुत गंभीर है और इस उद्देश्य से 2019 की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए उसने एक संशोधित अध्यादेश भी लागू किया है। लेकिन जब तक केंद्रों के निर्धारण में मनमानी चलती रहेगी और माफिया अपनी मर्जी के अनुसार छात्रों के प्रवेश और परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में सफल होते रहेंगे, तब तक परीक्षाओं में नकल रोकना असंभव होगा। आप अवगत हैं कि कौशाम्बी जनपद में आगामी परीक्षाओं के लिए 61 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 34 परीक्षा केंद्र केवल सिराथू तहसील में हैं। इनमें से अधिक केंद्र वित्त विहीन संस्थाओं में निर्धारित हैं। इन संस्थाओं में रोक के बावजूद अन्य जिलों और राज्यों से फर्जी प्रवेश लिया जाता है। ऐसी संस्थाएं हैं जिनका ताला साल भर बंद रहता है और केवल प्रवेश और परीक्षा के समय वहां चहल पहल दिखाई देती है। जो हाल सिराथू का है वही जनपद के सभी तहसीलों का है। तात्पर्य यह है कि सभी वित्त विहीन संस्थाएं माफियाओं के बलबूते शिक्षा के नाम पर केवल व्यवसाय कर रही हैं। केंद्र निर्धारण समिति का अध्यक्ष होते हुए भी मैं इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में असमर्थ हूँ। आपके व्यक्तिगत संज्ञान में उक्त तथ्यों को लाने से मेरा उद्देश्य यह है कि आप अपने स्तर से राज्य के शिक्षा प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें और इस दिशा में कड़े कदम उठाने के लिए सरकार को प्रेरित करें। श्री रुद्रनारायण शर्मा, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पार्क रोड, लखनऊ। आपका सद्भावी पार्थ सारथी शर्मा। तो ये है हमारा अर्धशासकीय पत्र जिसका कि विषय था माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में केंद्र निर्धारण। तो अब आप इस पत्र को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बिल्कुल एक जेन्युइन सा लेटर लगेगा, एक व्यक्तिगत पत्र है जिसकी कि अपनी शालीनता के साथ इसको कि लिखा गया है। क्योंकि और इसमें जब आपको कोई भी विषय दे दिया जाता है तो आप उसमें क्या क्या बातें आपको उसमें लिखनी है, इसके लिए आवश्यक है, भले आपने वो व्यक्तिगत तौर पर आप वो पत्र लिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी दृष्टि को अपने विचारों को थोड़ा सा दौड़ाइए और देखिए। जैसे कि हम क्या देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद का ये मैंने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि हम देखते हैं कि नकल हो रही है और कैसे कैसे हो रही है। कई बार हम देखते हैं कि अरे ये विद्यालय तो कभी नहीं चलते हैं और लेकिन परीक्षाएं यहाँ पर होती हैं हमेशा। तो इन चीज़ों का जिक्र हमें अपने पत्र में करना है जिससे कि हमारे पत्र में हमारी बात को अधिक स्पष्टता से रखा जा सके। ठीक है, तो ये हो गई चीज़ें हमारी अर्धशासकीय पत्र से संबंधित, ये उसका प्रारूप हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषता क्या होती है कि पहला है कि निर्धारित कार्यविधि के पालन की आवश्यकता नहीं है। इसमें निर्धारित कार्यविधि के पालन का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो शासकीय पत्र या सरकारी पत्र में जो फॉर्मेलिटीज़ जो लागू की जाती हैं उनको यहाँ पर लागू करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। इसका स्वरूप जो होता है वो बिल्कुल व्यक्तिगत पत्र, जैसे आप पर्सनल लेटर लिख रहे हैं उसी तरीके से है। विशेष प्रकार के छपे हुए पैड, तो इसमें क्या करते हैं कि लोगों को चूंकि ये निजी होता है तो इस वजह से अर्धशासकीय पत्रों के लिए ये अपने अपने तरीके से ये लोग इसको कस्टमाइज़ करा लिया जाता है। अर्धशासकीय पत्र के लिए लेटर पैड।
संबोधन अधोलेख का विशेष महत्व। इसमें संबोधन जो होता है वो विशेष महत्व रखता है अपना, क्योंकि महोदय से के फॉर्मल टर्म से ये सीधे प्रिय के फॉर्मल टर्म पे कन्वर्ट हो जाता है। अधोलेख में शुभेच्छु भावनिष्ठा का प्रयोग। अधोलेख का मतलब होता है कि जो जहाँ पर भवदीय लिखा जाता है, तो भवदीय की जगह पर हमने क्या लिखा था आपका सद्भावी, तो भवदीय की जगह पर जो सद्भावी शब्द जो है वो अपनी भावनिष्ठा या आपकी शुभेच्छा की को दर्शाता है। तो ये हो गई हमारी विशेषताएं अर्थशास्त्र पत्र की। देखते हैं कि इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा इसकी मित्रतापूर्ण आत्मीयतापूर्ण होनी चाहिए। प्रेषक के लिए उत्तम पुरुष एक वचन, प्राप्तकर्ता के लिए मध्यम पुरुष एक वचन या आदर युक्त भाषा। उत्तम पुरुष एक वचन, अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपने पढ़ा होगा। उत्तम पुरुष एक वचन का मतलब होता है कि मैं, मतलब कि मैं शब्द का प्रयोग। प्राप्तकर्ता के लिए मध्यम पुरुष एक वचन, मतलब आप शब्द का प्रयोग। आदर युक्त इसलिए लिख दिया गया क्योंकि मध्यम पुरुष और एक वचन जो होता है वो होता है तुम के लिए होता है। तुम दोनों, तुम सब के लिए ये प्रयुक्त होता है, लेकिन तुम की जगह पर यहाँ पर आदर युक्त भाषा का चूंकि हमें प्रयोग करना है इसलिए हमने आप का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। कृपा करें ये का सर्वाधिक प्रयोग। तो कृपा करें का सर्वाधिक प्रयोग मतलब कि आप लेटर में कृपया शब्द का प्रयोग करें, भले ही आप वो व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं किसी को, उसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी पत्र की जो मर्यादा, पत्र की जो गरिमा होती है उनको बनाए रखना चाहिए हमें। किया जाए, दिया जाए, भेजा जाए आदेशात्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं। आप आदेश नहीं दे सकते हैं उसमें, आपको आदेश नहीं देना है, चूंकि वह आपका व्यवहारिक पत्र है। इसलिए यह नहीं कि आप इतने इनफॉर्मल हो जाएं कि आप किसी को आदेश करने लग जाएं, तो आदेश नहीं करना है उसमें, आपको रिक्वेस्ट ही करनी है आपको अपने कार्य में सहयोग के लिए। अर्ध सरकारी पत्र में प्रयोग होने वाले वाक्य, जिन वाक्यों को मैं कह रही थी कि कुछ वाक्य होते हैं, मैंने सरकारी पत्र में भी मैंने बताया था कि कुछ वाक्य होते हैं जिनको कि हमें याद रखना चाहिए। जब भी हमको कोई लेटर लिखने के लिए आता है तो हम इन वाक्यों को जब हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा लेटर एक पूर्णता, लेटर में हमारे एक पत्र में एक पूर्णता आ जाती है। और पूर्णता के साथ साथ ये आपकी शासकीय पत्रों की जानकारी को भी, आपकी नॉलेज को एनरिच आपकी कितनी है ये भी इससे एग्जामिनर जान पाता है कि आप अपने लेटर राइटिंग में कितने ज़्यादा एनरिच्ड हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है कृपया हमारा दिनांक इतना की पत्र संख्या इतनी देखें। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। अगर आपने कोई पत्र पहले भेजा हुआ है या कोई पत्राचार आपके बीच में इसके पहले हो चुका है तो आप अपनी या हमारी ऐसे करके दिनांक पत्र संख्या देखने की बात कर सकते हैं। अगर वहाँ से आया हुआ है तो अपनी पत्र संख्या कह सकते हैं, और अगर आपने भेजा है इसके पहले तो हमारे पत्र संख्या कह सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में एक परिपत्र शीघ्र जारी करवा दें। ये एक दूसरा सेंटेंस है कि अगर आपको लगता है कि कोई विषय है जिसमें कि आपको परिपत्र जारी करने की आवश्यकता है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि आप कृपया इसके लिए एक परिपत्र शीघ्र जारी करवा दें। ठीक है, तीसरा है विभागीय पदोन्नति समिति की रिपोर्ट आने तक कृपया इसे रोके रखें। अगर पदोन्नति से संबंधित कोई लेटर है तो उसमें आप ये लिखेंगे कि जब तक इस समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आप इस लेटर को रोके रखें या इस प्रक्रिया को रोके रखें। ठीक, इस मामले पर आप विचार करें और अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। मतलब अगर आपने किसी को लिखा है अर्ध सरकारी पत्र और आपने कहा है कि ये मुद्दे हैं हमारे सामने और इन पर आप विचार कीजिए, तो आप ये और चाहते हैं कि उन्होंने क्या सोचा उस विषय में, उसका अगर आप प्रत्युत्तर चाहते हैं तो उस समय पर आपको ये लिखना होता है कि इस मामले में आप खुद भी विचार करें और इन विचारों से मुझे अवगत कराएं। ठीक है, पांचवा है आप मामला सहमत के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा हुआ है। अगर कोई ऐसा मामला है जिसकी किस संघ लोक सेवा आयोग से जिसकी सहमति आवश्यक है और अगर वो भेजा गया है तो आप इसको भी अपने पत्र में मेंशन करेंगे कि ये जो मामला जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं इसकी सहमति के लिए इसका एक लेटर जो है संघ लोक सेवा आयोग के पास भी भेजा जा चुका है। इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अगर आपको कोई सहयोग प्राप्त हो चुका है
और उसके लिए आपने धन्यवाद का लेटर दिया है, या फिर आपने कोई ऐसा लेटर भेजा है अर्ध सरकारी पत्र जिसको आपने भेजा है जिस अधिकारी को भी, अगर आपको पता है कि आपके पत्र के भेजने से वह कार्य संपादित हो जाएगा, शीघ्र अतिशीघ्र संपादित हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, तो ये हो गई चीज़ें हमारी सरकारी पत्र में प्रयोग होने वाले वाक्य, और इसकी भाषा कैसी होती है, विशेषताएं कैसी होती हैं, क्या है क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न में ऐसे मैं पुस्तक में मुझे देखने को मिल गया, और ये प्रश्न मुझे बहुत रुचिकर लगा, अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रश्न मुझे देखने को मिला जिसमें कि आप अर्ध सरकारी पत्र को इस पूरे प्रश्न में अर्ध सरकारी पत्र का पूरा सार, मतलब पूरी समरी आप इसमें देख सकते हैं कि पत्र की कैसे लिखा जाता है और उसका प्रत्युत्तर कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो हम ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देखें और जानना चाहिए कि ये किस तरीके से है उत्तर, क्योंकि इसमें दो तीन तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहले तो आपको अर्ध सरकारी पत्र क्या है उसका प्रारूप बनाने को दे देगा, अब वो बताया जा चुका आपको। अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र की तुलनात्मक अध्ययन दे देगा, वो भी हो गया आपका। अर्ध सरकारी पत्र पढ़ाया जा चुका है, अर्ध सरकारी पत्र मैंने बता दिया है, जो बेसिक चीज़ें थी उनका डिफरेंस क्या क्या है मैंने वो भी बता दिया है फिलहाल। और उस पर आप एक क्वेश्चन अपना बना लीजिए, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के डिफरेंसेस क्या होते हैं इन दोनों वीडियोज़ को देख करके। ठीक है, इसके बाद से फिर तीसरा प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि आपको एक विषय दे दिया जाए और जिसके संबंध में संबंधित अधिकारी को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, इतने तो समझ में आते थे कि अब तक इतने प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन एक प्रश्न जो ये पूछा गया है, यह प्रश्न बहुत ही अलग है और काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है अपने आप में। वजह इसलिए है क्योंकि इस प्रश्न में आपको अर्ध सरकारी पत्र भी लिखना है संबंधित अधिकारी को, और संबंधित अधिकारी की तरफ से उस प्रश्न का प्रत्युत्तर भी देना है। ठीक है, तो ये दो प्रश्नों को मिलाकर के ये एक प्रश्न बनाया गया है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा, पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपकी लेटर राइटिंग जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त की ओर से वाराणसी जनपद के जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए अधिकतम एक पृष्ठ में एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें शासन को प्राप्त जिले में विधानसभा चुनाव से संबंधित अनियमितताओं की सूचना के बारे में तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो, और उस पत्र का जिलाधिकारी के ओर से अधिकतम 2 पृष्ठों में संक्षिप्त उत्तर लिखा हो। हमें क्या क्या करना है इसमें, हमें इस प्रश्न को, जब भी आपको कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो उसको प्रश्न को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िए, ताकि उसकी हर एक बात आपके समझ में आ जाए और आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं और कहीं कोई पॉइंट उसका छूट ना जाए आपसे। तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त की ओर से वाराणसी जनपद के जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए लिखना है। तो हमको संबोधित किसकी तरफ से लिखना है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त की ओर से लिखना है, मतलब प्रेषक कौन हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव आयुक्त हो गया। ठीक है, और प्राप्तकर्ता कौन हो गया, जनपद के जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए लिखना है। तो जनपद के जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए इस चीज़ को लिखना है हमें, जो पत्र लिखना है। और लिखना कैसा है कि अधिकतम एक पृष्ठ में एक अर्धशासकीय पत्र लिख देना है। अर्धशासकीय पत्र चूंकि व्यवहारिक होता है इसलिए ये थोड़ा लंबा हो जाता है कई बार, तो बहुत लंबा नहीं लिखना है, इसको अधिकतम एक पृष्ठ में लिखना है, उससे अधिक नहीं लिखना है। लिखिए जिसमें शासन को प्राप्त जिले में विधानसभा चुनाव से संबंधित अनियमितताओं की सूचना के बारे में तथ्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। तो क्या कहा गया है इसमें, शासन विधानसभा चुनाव से संबंधित अनियमितताओं की सूचना मांगी गई है इसमें। ठीक है, और कहा गया तथ्य प्रस्तुत कर, और उस पत्र को जिलाधिकारी को अधिकतम 2 पृष्ठों में संक्षिप्त उत्तर लिखा हो। और उस पत्र का जिलाधिकारी ने क्या किया है कि 2 पृष्ठों में, अधिकतम 2 पृष्ठों में संक्षिप्त उत्तर इसका दिया है। मतलब एक पृष्ठ में, अधिकतम एक पृष्ठ में हमें जिलाधिकारी वाराणसी जनपद के जिलाधिकारी को पत्र लिखना है उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त की ओर से। ठीक है, और दूसरा हमें
किसका, जिलाधिकारी की ओर से पत्र लिखना है, किसको संबोधित करते हुए, चुनाव आयुक्त को संबोधित करते हुए लिखना है, ठीक है, जो कि अधिकतम 2 पृष्ठ का होना चाहिए, जवाबी पत्र होगा वो। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं कि क्या है। अर्ध सरकारी पत्र संख्या 714/9/95 श्रीनिवासन चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त की तरफ से ये भेजा गया है यह पत्र, और इसमें अर्ध पत्र संख्या लिख दी गई है, ठीक है। चुनाव आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 16/12/1995, इसमें 16/12/1995 की तिथि दी हुई है। प्रिय तिवारी जी, प्रिय तिवारी जी, तिवारी जी मतलब इनके जो जिलाधिकारी हैं उनका नाम है कृष्ण कुमार तिवारी, इसलिए यहाँ पर प्रिय तिवारी जी का संबोधन दिया गया है। विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली है कि अभी संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में आपके जनपद के कुछ मतदान केंद्रों में अराजकता का बोलबाला रहा और घोर अनियमितताएं देखने को मिली। जैसे पॉइंट वाइज देखिए, जो बातें इनको लिखनी थी, क्योंकि एक ही पेज में लिखना है इनको, और ये अगर खुल करके लिखी जाती हैं इसी को तो फिर ये बड़ी हो जाती हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको बिंदुवार लिख दिया है, बिंदु बना दिए हैं इसके 3। तो पहला क्या है, मतदान केंद्र संख्या 259 पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बलपूर्वक एक वर्ग विशेष के लोगों को मतदान करने से वंचित रखा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि मतदान केंद्र संख्या 7-8 पर महिलाओं को मतदान करने की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण बड़ी संख्या में उन्हें मतदान का अवसर नहीं मिला। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट जो हुआ वो ये हो गया कि मतदान केंद्र संख्या 4 और 5 पर समय से पहले ही मतदान रोक दिया गया। आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त शिकायतों के बारे में तुरंत जांच कराकर अपनी आख्या भेजने का कष्ट करें। कृष्ण कुमार तिवारी, जिलाधिकारी वाराणसी, भवदीय श्रीनिवासन। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा, ये तो लिख गया हमारा अर्धशासकीय पत्र। तो ये जो अर्धशासकीय पत्र लिखा गया, इसमें क्या, इसमें सूचना क्या मांगी गई थी, इसमें सूचना मांगी गई थी किस संबंध में, जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, उसके संबंध में चुनाव आयोग के द्वारा इसमें कुछ सूचनाएं मांगी गई थी जिलाधिकारी से। तो जिलाधिकारी से जो सूचना मांगी गई वो उसमें क्या क्या मांगा गया, कि उनको जो सूचना मिली रही होगी वो मिली रही होगी कि मतदान केंद्र 259 पे कुछ असामाजिक तत्वों ने बलपूर्वक एक वर्ग के लोगों को मतदान करने से वंचित रखा। मतलब कि मतदान केंद्र पे जो बूथ्स बनाए जाते हैं उसमें 2, 5 और 9 नंबर के जो बूथ थे उन पर कुछ लोगों को शायद मतदान नहीं करने दिया गया होगा, कुछ दबंग लोगों ने रोक रखा होगा उनको मतदान करने से, नहीं करने। 7-8 पर मतदान, महिलाओं के मतदान करने की व्यवस्था ही नहीं थी, इसकी सूचना मिली है कि 7 और 8 नंबर के जो बूथ थे उसमें महिलाओं को मतदान करने की व्यवस्था ही नहीं की गई थी। ठीक है। तीसरा है कि केंद्र संख्या 4 और 5 पे समय से पहले ही मतदान रोक दिया गया, तो इसकी तुरंत जांच की वो की गई है, तुरंत जांच की मांग की गई है कि इसकी तुरंत जांच करके हमें भेजा जाए। अब देखते हैं कि जिलाधिकारी ने इसका उत्तर प्रत्युत्तर कैसे लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया ये अर्थशास्त्रीय पत्र जो है, ये पत्र संख्या इन्होंने इधर लिखी हुई है, देखिए दाहिने साइड जब उत्तर लिखा है तो अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या अपनी जिलाधिकारी ने इधर लिखी है, जिलाधिकारी कार्यालय, दिनांक 10/12/1995। अब भेजा प्रेषक कौन है, कृष्ण कुमार तिवारी, जिलाधिकारी वाराणसी ने इसे भेजा है। जो इसका उत्तर लिखा गया है उसके लिए, अब तक हम केवल अर्थशास्त्रीय पत्र पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने इसको ये पत्र मैंने इसीलिए चूज़ किया कि जब आपसे उत्तर किसी चीज़ का मांगा जाए तो उसका प्रारूप कैसा हो। अभी तक तो लिखा जा रहा था कि हमें कोई बात कहनी है तो उसका प्रारूप कैसा है, लेकिन अभी जो है क्या है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको प्रत्युत्तर करना है, कोई आपके पास कोई अर्थशास्त्रीय पत्र आया हुआ है और उसमें किसी विषय की जानकारी मांगी गई है और आपको उसका उत्तर देना है,
तो उसका प्रारूप कैसा हो, उसके लिए क्या होता है कि अर्थशास्त्र की पत्र संख्या जो होती है वह दाहिनी तरफ लिखी जाती है और वहीं पर प्रेषक का नाम, प्रेषक का कार्यालय का पता और दिनांक लिखा होता है। ठीक है, बाएं साइड आपके हाशिए से लगा करके क्या होता है, प्रेषिती, जिसके के पास ये पत्र, जिसने कि ये पत्र भेजा है, और ये जो होता है वो प्रेषक का हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं कि लिखा कैसे। लिखा है कि प्रिय श्रीनिवास जी, कृपया अपने अर्थशास्त्री पत्र संख्या 714/9/95 दिनांक 6/12/1995 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपने अभी हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के सिलसिले में इस जनपद के कुछ मतदान केंद्रों में हुई कतिपय अनियमितताओं के बारे में प्राप्त शिकायतों के संबंध में आख्या मांगी है। क्रमवार आख्या इस प्रकार है। मतदान केंद्र 2 और 5 पर मतदान करने में किसी ओर से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित की गई है। इन केंद्रों पर मतदान आद्योपांत शांतिपूर्वक होता रहा। मतदान केंद्र 9 पर कुछ गड़बड़ी फैलाने का प्रयास एक वर्ग विशेष के लोगों ने किया। केंद्र के बाहर कुछ बाहरी तत्वों और मतदाताओं में वाद विवाद और हाथापाई के दृश्य दिखाई दिए, किंतु तभी वहां सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी आते दिखाई दी और विघ्नकर्ता वहां से भाग निकले। मतदाताओं के साक्ष्य पर 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। सभी मतदान केंद्रों की तरह, दूसरा पॉइंट लिखा है कि सभी मतदान केंद्रों की तरह मतदान केंद्र संख्या 7-8 पर भी महिलाओं के लिए अलग बूथ बनाए गए थे, इसलिए किसी महिला के मतदान करने से वंचित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ महिलाएं 5 बजे के बाद मतदान करने पहुंची थीं, वे मतदान से वंचित रह गईं। संभव है उन्हीं को लेकर किसी ने शिकायत दर्ज कराई हो। यह शिकायत निराधार है कि मतदान केंद्र 4 और 5 पर मतदान का कार्य समय से पहले ही बंद कर दिया गया। वास्तविकता यह है कि कुछ मतदान केंद्रों पर, जिनमें मतदान केंद्र 4 और 5 भी शामिल हैं, मतदान 5 बजे के बाद भी चलता रहा। इसका कारण यह है कि जो मतदाता 5 बजे से पहले मतदान केंद्र में दाखिल हो गए थे, उनसे तो मतदान कराना ही था। 5 बजे के बाद आने वालों को मतदान केंद्र में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला, जैसा कि ऊपर कहा गया है। इसमें कुछ महिलाएं भी थीं। कुछ न्यस्त स्वार्थ तत्वों ने उन्हें भी भड़काकर इस तरह की शिकायत कराई है। अंत में निवेदन है कि उपर्युक्त सभी शिकायतों के संबंध में मैंने स्वयं जांच की है और उसी जांच के आधार पर यह आख्या सेवा में निर्धारित समय के भीतर भेजी जा रही है। श्रीनिवासन, चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ, भवदी कृष्ण कुमार तिवारी। ठीक है, मतलब कि ये हो गए प्रेषित जिनको कि भेजा गया है, और किसकी तरफ से भेजा गया है, कृष्ण कुमार तिवारी जो हमारे जिलाधिकारी हैं वाराणसी के, उनकी ओर से ये भेजा गया है यह पत्र। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पहली चीज़ तो ये कि जब भी कि जो ये भेजा गया है, इसमें ये एक अंत में सूचनात्मक है, तो इसलिए यहाँ पर ये भवदीय का प्रयोग किया गया है। ये व्यवहारिक पत्र नहीं है। ठीक है, ये व्यवहारिक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र ये भले है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यह किसी उसके तौर पर नहीं लिखा गया है, या किसी चीज़ की सूचना की प्राप्ति के लिए ही यह किया गया है कि इसकी सूचना की सत्यता क्या है, इसकी जांच के लिए जिलाधिकारी से आख्या मांगी गई है, जिसके कि उत्तर में आख्या जिलाधिकारी ने दी है। तो आप इस पत्र को ध्यान से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एक अपने आप में पूरा प्रश्न है, जिसमें कि हम किस तरीके से अर्ध सरकारी पत्र किसी को लिखते हैं, और अगर हमारे पास कोई अर्ध सरकारी पत्र आता है तो उसका हम प्रत्युत्तर हम कैसे हमें देना चाहिए। तो आज के लिए बस यही इतना ही। अगले वीडियोस में हम कार्यालय आदेश देखेंगे, और तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अपनी राय भी दीजिए, इससे कि हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। टिल देन, बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग।